हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है,
भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिर जाता है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ान। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिर जाता है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ान। एक ही अब हमारे 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के बच्चे आपके स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सांसों की सरगम गाए तो स्वागत, सांसों की सरगम गाए तो स्वागत। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। आ आ आ क्रमशः निवेदन करूंगा कि अतिथियों का शाब्दिक और पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। सबसे पहले पुष्पगुच्छ और शॉल के द्वारा श्री एमएलए सर का स्वागत करने के लिए प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए। धन्यवाद सर।
अब मैं धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब विद्यालय के प्राचार्य सर को निवेदन करूंगा स्वागत संबोधन के लिए। सर माननीय एमएलए साहब दिनेश जी ठाकुर, विधानसभा क्षेत्र छाणसमा, और अशोक जी चौधरी डीओ पाटन, सभी विद्वान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी और गौरव का पल है कि हम लोगों के 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में हमारे बीच में एमएलए साहब दिनेश जी ठाकुर और डीओ सर अशोक जी चौधरी हमारे बीच में मौजूद है। तो इन सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, ये जो राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारी विधानसभाओं में और संसद पार्लियामेंट में जो सरकारें हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए डिबेट होते हैं, किस प्रकार से प्रस्ताव रखते हैं। तो इस देश के कर्णधार युवा अगर इस चीज को देखेंगे और इसको समझेंगे तो इस देश का जो लोकतंत्र है, जिसका विश्व में एक बड़ा नाम है, ये युवा इस कार्य प्रणाली को जानेंगे और जब यह देश के विकास में मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो जरूर इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। तो एक बार मैं समय न लेके एक बार फिर सर एमएलए साहब का, डीओ साहब का तहे दिल से है धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे एक शॉर्ट निमंत्रण पे इन लोगों ने है बच्चों को आशीर्वाद के रूप में यहाँ आने का जो इन्होंने स्वीकार किया निमंत्रण को, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। 25મી રાષ્ટ્રીય યુવા સંસદ પ્રતિયોગિતામાં અહીંયા મને નિમંત્રણ મળ્યું। સ્કૂલના વિદ્યાલયના એન્ટ્રેસ ઉપર મારું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું, તે બદલ આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અહીંયા મારી સાથે ઉપસ્થિત આપણા ડીઓ સર, મંચસ્થ આચાર્યશ્રી, ઉપાચાર્યશ્રી તેમજ 6 થી 12મી કક્ષાના તમામે તમામ સ્ટુડન્ટ, શિક્ષકગણ, અતિથિગણ તમામે તમામને ખૂબ ખૂબ આજના કાર્યક્રમમાં શુભેચ્છા પાઠવું છું। આપણા દેશના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વર્ગસ્થ રાજીવ ગાંધીની એક નેમ હતી, એક એમની ઈચ્છા હતી, એમનું સપનું હતું કે હું સમગ્ર ભારતવર્ષમાં દરેક જિલ્લામાં જવાહર નવોદય વિદ્યાલય બનાવું અને એમાં એક સરસ મજાનું બધાને શિક્ષણ મળે। આજે એ આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ। અહીંયા આજે પાર્લામેન્ટરી અહીંયા બેસાડી છે, અહીંયા હમણાં ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે। અહીંયા જે પણ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એ તમામે તમામ વિદ્યાર્થીઓને હું શુભકામના પાઠવું છું। આજે આપણો ભારત દેશ ખૂબ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, ત્યારે તમે પણ કંઈક ને કંઈક બનો। આચાર્ય સાહેબ મને કીધું
કે એવું કોઈ પણ ક્ષેત્ર નહીં હોય જ્યાં નવોદય વિદ્યાલયનો વિદ્યાર્થી ત્યાં ન હોય, ત્યાં પર નોકરી ના કરતો હોય અથવા તો આઈએસ આઈપીએસ. અહીંયા નવોદયમાંથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભણી અને આઈએસ આઈપીએસ થયા છે, સેક્રેટરી લેવલ સુધી પહોંચ્યા છે. એટલે તમે પણ ખૂબ ભણો, આગળ વધો એવી મારી તમને શુભકામના. અહીંયા સત્તા પક્ષ છે, ત્યાં વિપક્ષ છે. અહીંયા ટૂંક સમયમાં આપણી પાર્લામેન્ટરી શરૂ થવાની છે, ત્યારે બધાને ફરીથી શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય હિન્દ. माननीय सांसदों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, Honorable members, I cordially welcome you all to the monsoon session of the Youth Parliament. Hope the session will be fruitful as we sit down, deliberate the important matter concerning the nation. Today's first business is oath taking. Member to take oath or affirmation. Secretary General, please proceed. Yes, madam. Ms. Priya Patel, who stands elected from the Ajmer constituency of Rajasthan, will now take the oath or affirmation. Ms. Priya Patel, please. Like to take oath or affirmation. Oath, please. Ma'am, in which language would you like to take oath? In English, please. I, Kriya Patel, having been elected from Ajmer constituency of Rajasthan Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold sovereignty and integrity of India, and that I faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Chaudhary, who stands elected from the Patan constituency of Gujarat, will now take the oath or affirmation. Mr. Rajesh Chaudhary, please. Sir, do you like to take oath or affirmation? मैं शपथ लेना चाहता हूँ। Sir, in which language would you like to take oath? मैं हिंदी में शपथ लेना चाहता हूँ। मैं राजेश चौधरी युवा संसद के निचले सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की एकता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे पूर्व सांसद श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के अबुल खुराना गांव में हुआ था और उनका निधन 25 अप्रैल 2023 को हुआ। वह भारतीय राजनीति की महान हस्ती थे और एक उल्लेखनीय राजनेता भी थे। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य का सहारा बने। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके तथा सदन द्वारा व्यक्त की गई श्रद्धांजलि में खुद को तथा सभी सांसद गणों को सम्मिलित करती हूँ। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के महान राजनेता श्री प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने आमजन और किसानों के हित में आजीवन संघर्ष किया। समाज, प्रदेश एवं देश के हित में उन्होंने कई जीवनों को बचाया है। उनका जीवन काल बहुत ही सरल तथा अनुसूचित रहा। उन्होंने अपना लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने तथा सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में बादल जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग के अंत के बराबर है। द्वारा दी गई इस श्रद्धांजलि में अपने आप को भी सम्मिलित करता हूँ। बादल जी एक राजनीतिक दिग्गज थे। उन्होंने कई दशकों तक पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। पंजाब ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया। I request the House to stand in silence for a while to express our deep sorrow. May convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, madam. Prime Minister to introduce new ministers. Madam Speaker, I am immense pleasure to introduce to you and through you to the House my colleagues, the new Minister, Ms. Maya, Minister of Civil Aviation. Mr. Pradeep, Minister of Communication and Technology. कर बोलो क्या पाया है तुमने, रूह हमारी जला कर बोलो क्या पाया है तुमने, यूं हमें रुला कर बोलो क्या पाया है तुमने। यह मत समझना कि टूट गए हैं हम, यह मत समझना कि टूट गए हैं हम। देख फिर जमाने को बदल रहे हैं हम, देख फिर जमाने को बदल रहे हैं हम। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भी एक महिला हूँ, आप भी एक महिला है और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक महिला है। आज का मेरा मुद्दा महिलाओं के सुरक्षाओं के बारे में है। माननीय महोदया, भारत में एसिड अटैक के कारण कई सारी महिलाओं के जीवन बर्बाद हो चुके हैं। अब तो हमें भी डर लगने लगा है कि हम पर भी कभी कोई एसिड अटैक न कर दे। Honorable Madam Speaker, on the behalf of nation, I would like to put forward my queries to the Minister of Home Affairs about social evil of acid attacks. Whether there is a continuous easy access to acid despite the exiting regulation on itself, if so, the details thereof. Whether the government has taken any concerned step to discourage the acid of continuous. So, if so, the details thereof. The House wants to know the panel action taken against the people committing acid attacks on the innocent women in the last 3 years. I would also like to know how many complaints of acid attacks have been filed among those who have convicted. I want my queries to be answered by the Minister of Home Affairs. Minister of Speaker, I am a woman and I am worried about safety of all women. But I cannot frighten and no woman should frighten as government is trying to reduce and stop acid attacks on women, and we have believed that in future there will be no acid attacks on women. According to that question, I would like to
very concerned about the acid attacks on women. That's why the Ministry of Home Affairs has issued advisories to all states and duty to ensure that there will be acid attacks are strictly regulated in the term of Poison Act 1919. This will ensure that the acid is not used in crime. The latest advisory has been issued on 12 August 2023. I repeat again, the latest advisory has been issued on 12 August 2023. The advisories are available on website of Home Affairs. A data has been published by the National Crime Records Bureau. See this data, madam. As per the data, a total of 131, 150 and 105 cases were registered in 2020, 2021 and 2022 respectively. A total of 26, 16 and 18 persons convicted in 2020, 2021 and 2022 respectively. As our government is taking responsibilities in last 3 years, and we have believed that in next 3 years there will be less cases of the acid attacks on women. Honorable Madam Speaker, I hope my opposition get her answer. Thank you. न्याय मंत्री से है। आजकल सुनने में आया है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ जोड़ने के कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो क्या इन कार्यक्रमों से हमें फायदा होगा? और इस तरह से हमारी निजी जानकारियों को डिजिटलाइज करने से क्या हमारी प्राइवेसी को कोई नुकसान नहीं होगा? और इस तरह से तो साइबर लुटेरे हमारी निजी जानकारियों को चंद 2 मिनटों में चुरा सकते हैं। तो क्या सरकार ने हमारी निजी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कृपया जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर रही है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बहुनामांकन की सामने आ रही है, जिसमें एक व्यक्ति के कई चुनाव क्षेत्रों में नाम दर्ज मिले हैं, जिसको हम वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर देते हैं तो हम ऑनलाइन माध्यम से उसकी जांच कर सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने 2021 में निर्वाचक विधायक अधिनियम के तहत वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का उपबंध किया है। माननीय सांसद महोदय, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपके, मेरे और सभी भारतवासियों के सभी निजी डेटा सुरक्षित हाथों में है। इसके लिए हमने साइबर एजेंसियां नियुक्त कर रखी है जो साइबर क्राइम जैसे अपराधों पर नजर रखे हैं। धन्यवाद। मतदाता सूची की हेरफेर जैसी सूचनाएं सामने आई है, इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद। नहीं महोदय, ऐसी कोई जानकारी अभी तक भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने नहीं आई। ऐसा कोई केस अभी तक हमारे सामने नहीं आया। ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। Not only the people who are sitting in this parliament, but whole country knows that many people go to the foreign country for the many purpose like education, business and employment, etc. So I want to raise my question to a foreign minister that the people of India have to face ill treatment, the problem of racism. Is the government taking any action for protection, safety and security of the Indians working in abroad? And if the government has taken any action, I would like to know from the Honorable Foreign Minister what is the action done by the government for Indians who are settled in other countries. Thank you. Honorable Speaker ma'am, I want to tell you that our government has established a robust institutional framework toward ensuring the welfare, safety and to prevent the exploitation of our Indian worker working in abroad. So, by this framework, our Indian workers live safe and happy life in foreign countries. The e-migrant system, pre-departure orientation program, Mother Portal, Indian Community Welfare Fund, Pravasiya Bharatiya Sahayata Kendras, helplines at Indian Mission and Post, shelter homes, etc. are some of the important mechanisms to expeditiously assist our Indian workers in abroad. Some program, system and kendras help our Indian workers from exploitation, and also our government has signed Labour Employment Cooperation Agreement with the major destiny countries including the Gulf countries and holds
joint working group meeting to ensure redressal of grievances and protection of rights of Indian workers. The E-Migration Bill 2021 currently in consultation stage with all the stakeholders, and the aim is to establish a comprehensive e-migration framework with adequate opportunities for migration and mobility and safeguards against exploitation of our Indian worker working in abroad. Thank you. शिक्षा का विषय हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी के समय में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षा को नया रूप देना समय समय पर आवश्यक होता जा रहा है। महोदय, आपने भी, मैंने भी और बहुत से देशवासियों ने यह सुना है कि वर्तमान सरकार बार बार नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किए जा रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस नीति को लागू करने से शिक्षा क्षेत्र में अच्छे प्रभाव हो भी पाएंगे? मैं सांसद महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि सांसद महोदय ने कहा है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, पर यहाँ शिक्षा पद्धति 1986 में चल रही शिक्षा पद्धति के अनुसार चल रही थी, जिसे सुधार की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आजकल के मोबाइल भी 1 महीने में एक बार अपडेट मांगते हैं। अगर उसे अपडेट ना करें तो हैंग हो जाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदया, शिक्षा को भी नवीनीकरण की बहुत आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने भारत के महान वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 को एक कमेटी का गठन किया, जिन्होंने मई 2019 को अपनी नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया। यह नीति को बनाने के लिए हमने विभिन्न लोगों एवं अलग अलग राज्यों के पास से सुझाव मांगे, जिसके फलस्वरूप 2 लाख से भी ज्यादा सुझाव हमें प्राप्त हुए। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी नई शिक्षा नीति अब पूर्ण हो चुकी है। जहाँ तक इस नीति के प्रभाव की बात की जाए तो यह नीति न सिर्फ विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करेगी, बल्कि उनके विभिन्न कौशलों का विकास भी करेगी। इस शिक्षा नीति में न सिर्फ शिक्षा का नवीनीकरण बल्कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली का भी समावेश किया गया है, जिसके लिए हमारी सरकार विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में से हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं दे रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मंत्री जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया होगा। धन्यवाद। Question number: progressing towards digitalization, but there is also misuse of technology. There is no proper monitoring of cryptocurrencies, which leading to the drug trafficking and arms smuggling. My question to the finance minister is: the government is taking steps to check the cyber crimes. How many cyber crimes are registered so far at a national and international level? How many cyber criminals are penalized so far? I want my question to be answered by Honorable Finance Minister. महोदया, हम मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग में किया जा रहा है, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की लगातार कोशिशें कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साथ मिलकर कुल 11 केसेस में 2.2 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जी हाँ महोदया, 2.2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस विषय पर काफी गंभीरता से काम किया है, जिसमें हमने ऑन फील्ड ऑफिसर्स को साइबर और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी है। हमने राज्य सरकारों को भी इस विषय में सहायता प्रदान की है, जिसके लिए हमने कुछ विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क किए हैं और हमने कुछ एक्सपर्ट्स भी हायर किए हैं। महोदया, मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ऐसे क्राइम्स पर जल्द से जल्द काबू पा लेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण तथा उसे साफ रखना कितना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में यह पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। मैं संस्कृति मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव के कारण हमारी सांस्कृतिक धरोहरों पर पर्यावरण के कमी के कारण हमारा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये विरासतें हमारा गर्व है, हमारी आन बान और शान है, जो पूरे विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है। महोदया, इन धरोहरों पर पर्यावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण ये लगातार खराब होती जा रही है। क्या वर्तमान सरकार के पास इसके संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए क्या कोई कार्य है? मिनिस्टर ऑफ कल्चर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सांसद महोदय द्वारा की गई चिंता से मैं भी सहमत हूँ। हमारी सरकार भी इन सांस्कृतिक धरोहरों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को लेकर चिंतित है। लेकिन महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी सांसदगणों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार इन सांस्कृतिक विरासतों की धरोहरों को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय महत्व के 3693 राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षित घोषित किया है, जिसके लिए हमने एक संस्था भी गठित की है, जिसका नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिसमें इन स्मारकों का परिरक्षण व अनुरक्षण सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार के वायुमंडलीय तत्व तथा प्राकृतिक कारणों से स्मारकों को होने वाले नुकसानों का आकलन नियमित रूप से हमारी संस्था यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और जब भी आवश्यकता होती है तब उपचारी रूप से कदम उठाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय कृषि मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले एक साल से 2498 किसानों ने आत्महत्या की है। जी हाँ, 2498 किसानों ने आत्महत्या की है, और यह तो केवल सरकारी आंकड़े हैं, वरना वास्तविक स्थिति और भी गंभीर है। प्रगतिशील माने जाने वाले क्षेत्र यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थिति और भी गंभीर है, और किसानों के आत्महत्या के आंकड़े यूं ही बढ़ते जा रहे हैं। किसान जो हमारे देश का पालनहार है, वो यूं ही कर्जों में डूबकर मरे जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा देश क्या प्रगति करेगा, और आखिर कब तक किसान यूं ही मरता रहेगा? क्या हमारी सरकार के पास इन आत्महत्या को रोकने के लिए कोई योजना है? धन्यवाद। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्लीज। मित्र सांसद को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया। पिछले कई सालों से किसानों की आत्महत्या एक ज्वलंत समस्या बन गई है। हमारी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि किसान आत्महत्या न करें। इसीलिए हमने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया है कि किसानों को सरलता से कर्ज उपलब्ध कराया जाए, उन्हें किसी साहूकार के पास न जाना पड़े। यही नहीं, हमने पूर्व की किसान क्रेडिट नामक योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। किसानों को किसी भी साहूकार के पास न जाना पड़े। किसानों को एक साल के लिए बिना ब्याज 1 लाख तक का फसल कर्ज उपलब्ध कराने की हमने व्यवस्था कर दी है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि वह किसानों के लिए फसल कर्ज उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन वही फसल कर्ज बाद में किसानों के लिए फांसी का फंदा बन जाता है। अगर किसान 1 साल में वह कर्ज वापस नहीं कर पाता है तो उस पर भारी भरकम ऋण बढ़ने लगता है। पहले से सूखे और फसल का भाव न मिलने से परेशान किसानों के सामने आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार किसानों का ऋण माफ क्यों नहीं कर देती ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। धन्यवाद। बहुत सारी चुनौतियां हैं, फिर भी सरकार कर्ज माफ करने के बारे में विचार कर रही है। मेंटेन साइलेंस प्लीज। बहुत ही जल्द इस पर फैसला होगा। यही नहीं, सरकार किसानों के लिए कई नई योजनाएं लाने जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद किसी भी किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे मित्र सांसद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रूलिंग पार्टी के रेल मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न रेल मंत्री जी से यह है कि भारत में लंबी दूरी की ट्रेनें आज भी बहुत देरी से चल रही है। कई ट्रेनें तो 1-2 दिन की देरी से अपने गंतव्य तक पहुँचती है, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। भारत के कई इलाकों में तो इससे भी बहुत बुरे हालात है। महोदया, क्या वर्तमान सरकार ट्रेनों के आधुनिकीकरण तथा ट्रेनों के समय पर ध्यान देने के लिए कोई नीति अपना रही है? जहाँ विदेशों में शटल ट्रेन, बुलेट ट्रेन जैसे जाल फैले हुए, वहाँ भारत में हम पैसेंजर ट्रेन भी ढंग से चला नहीं पा रहे। क्या भारत में भी ट्रेनों के समय इन समस्या का समाधान कभी हो पाएगा? क्या आधुनिक नवीन तकनीक वाली ट्रेनों को हम भारत के हर क्षेत्र तक चलता देख पाएंगे? क्या वर्तमान सरकार इसके लिए कदम उठा भी रही है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत एक विशाल देश है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों की सूची में शामिल है। भारत का रेल विभाग धीरे धीरे अपने में सुधार कर रहा है।
रेल के गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से देरी हो सकती है, या फिर किसी जंगली जानवर के ट्रैक पे आ जाने से देरी हो सकती है, या फिर रेलवे ट्रैक का मरम्मत या रखरखाव के काम की वजह से रेलवे ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंच सकती है। लेकिन महोदया, लगातार इतनी सारी समस्या होते हुए भी हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि ट्रेन की समय सारणी को सही तरीके से फॉलो किया जाए, और इसके लिए हमने मंत्रालय को प्रतिबद्ध किया हुआ है। रेलवे इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमने रेलवे लाइनों का दोहरीकरण भी करवा रहे हैं। और जहां तक बात रही बुलेट ट्रेनों का, तो यह योजना देश के कई क्षेत्रों में शुरू कर दी गई है। लेकिन महोदया, भारत जैसे विशाल देश में जहां रेलवे विभाग बहुत घाटे से जूझ रहा है, वहाँ यह योजना पूरी तरीके से फैलाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन महोदया, हमारी सरकार इसके ऊपर लगातार प्रयास कर रही है। धन्यवाद। Question number: Will the Minister of Defence be placed to state? As per a study, our large number of defence personnel are under severe stress, which resulting in suicides and untoward incidents each year in the country. Due to this, some of them are leaving their services. If our government is doing something, then give the report of defence personnel who have left their services due to severe stress in the last years. And what steps are being taken by government to reduce stress in serving forces? And what better facilities are even new? And our government answering to the serving defence personnel? Minister of Defence, please. Honorable Madam Speaker, I would like to inform the opposition party that the number of suicide cases and the number of fratricide cases are minimal, and they have been going down due to a large number of measures initiated by armed forces, including conduct and implementation of studies recommended by Defence Institute of Psychological Research. And as per the data available to us, no defence personnel has left service due to stress in past 3 years. For the last question, I can proudly say that the government has taken several steps towards stress amongst troops, which in result include the deployment of trained psychological counselor, improvement in the quality of food, and clothing training in stress management, approachability of senior provision of recreational facilities for the movement of troops from border area, and establishing grievance redressal mechanism at various levels. I hope the opposition party is satisfied with my answer. Thank you. अब प्रश्नकाल खत्म होता है। कागजातों को सभा पटल पर रखने के लिए मैं अनुमति प्रदान करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की वार्षिक रिपोर्ट तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि रिपोर्ट 2020-21 ऑडिट किए गए खातों के साथ। धन्यवाद। महासचिव, युवा संसद के ऊपरी सदन से प्राप्त संदेश को पढ़े। श्रीमती जी, मुझे युवा संसद के ऊपरी सदन के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद के ऊपरी सदन के सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार संविधान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो कि युवा संसद के ऊपरी सदन द्वारा 30 मार्च 2023 को हुई बैठक में पारित किया गया था। धन्यवाद। महासचिव, ऊपरी सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। जी महोदय। Ma'am, a serious breach of privilege has been committed by the member of the civil society. A few news channels and newspapers of Mumbai while commenting on the draft of Land Acquisition Bill 2013 approved by the Parliamentary Standing Committee. All is attributed dishonest motives and express their doubt about the integrity of the whole political class and all the honorable members of the Parliament. I therefore request you to allow me to raise a question on this matter now. Mr. Mahipal, have you given notice of it earlier? You may give your notice along with a copy of newspaper cutting and statement made by media house and civil society member. If recorded, I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given a notice of it on 10:30 a.m. today.
It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Okay, ma'am. Now, time to welcome our foreign delegates. Honorable members, I have to make an announcement on my own behalf of the honorable members of the House. I have a great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Miss Venetia Thomas, Speaker of French Parliament, and honorable members of the French Parliamentary delegation, who are on a visit to India as our honored guest. First, I would like to introduce Miss Venetia Thomas, Speaker of French Parliament. Mr. John William, Deputy Speaker. Miss Novelia David, Member of the French Parliament. It is very high-powered delegation. The delegation arrived on 15th August 2023. They are now seated in a special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We may also convey our warm greetings and very best wishes through them, Her Majesty, to the PM, the French Parliament, the government and the friendly people of the French. अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं हमारे इस युवा संसद के सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचना चाहूंगी। महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना के कारण हमारे देश के हर क्षेत्र में बुरे प्रभाव पड़े। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा यह है कि कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखना पड़ा। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए। बच्चों को 2 साल तक शिक्षा से दूर रखना पड़ा। बच्चे ऑनलाइन माध्यम से भी नहीं जुड़ पाए, क्योंकि भारत देश में सबके पास ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। महोदया, मैं सरकार से इन बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई करने और कोई उचित कदम उठाने पर पर्याप्त नीति बनाने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका तथा सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कोरोना काल में बहुत घर बिखरे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता तथा पिता दोनों गंवा दिए हैं। अब उनको पालने और पोसने वाला कोई नहीं बचा है। उसी के साथ कई जगह पर वृद्ध लोगों का एकमात्र कमाने वाला सहारा कोरोना ने उनसे छीन लिया है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार छोटे बच्चों एवं वृद्ध लोगों के भरण पोषण के लिए उचित कदम जरूर उठाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है। हमारे देश में भी इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं। लेकिन महोदया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना से हमारी सरकार ने हर संभव कोशिश की है और इस कोशिश में हमारी सरकार कामयाब भी रही है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति हम गहरी सांत्वना व्यक्त करते हैं। उन परिवारों की मदद के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयत्न किए हैं। कोरोना से मरने वाले लोगों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि जाने वाले लोगों की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उन परिवारों की मदद के लिए हमारी सरकार ऐसी कई नई योजनाएं बना रही है जिनसे उनको आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह हमारी सरकार द्वारा कोरोना मृतकों के परिवार के लिए बनाई गई योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने मुझे कोरोना मृतकों के परिवार के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को सदन में प्रस्तुत करने का मौका दिया। महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहमत हूँ। कोरोना काल में कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। महोदया, हमारी सरकार ऐसे लोगों के प्रति सदैव प्रयास कर रही है और हमने ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। जैसे कि हमने घोषणा की है कि हम कोरोना में मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50 लाख तक का मुआवजा तथा उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरियां देंगे। और जहां तक बात है वृद्धजनों की, जिनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है, हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि हम उन्हें भत्ते देंगे तथा मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ऐसे पीड़ितों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। माननीय
अध्यक्ष महोदया, अब मैं कोरोना काल में शिक्षा में आए व्यवधानों को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह शिक्षा जगत की कल्याणकारी योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में कई शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करना पड़ा, पर उस दौरान हमने ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा एवं बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए। उस दौरान दूरस्थ स्थान पर रह रहे बच्चे जिनके पास मोबाइल एवं ऑनलाइन शिक्षा के साधन नहीं थे, उनके लिए टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से उन तक शिक्षा पहुंचाई गई। उसके अलावा जब स्कूलें खुली तब ब्रिज कोर्स के कई कार्यक्रम करवाए गए, जिससे शिक्षा में आ रही गैप को दूर किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना में मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए हमने केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी किया। धन्यवाद। अब हम सदन में नए बिल पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2022। माननीय कृषि मंत्री कृपया। मैं किसानों की वर्तमान समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2022 के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रस्ताव पेश किया गया है कि किसानों की समस्याओं को दूर करने एवं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए नए बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2022 पर विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है हाँ कहेंगे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है ना कहेंगे। हाँ। मेरा विचार है हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। माननीय कृषि मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य दलीय मतभेदों को भूलकर हृदय से इस विधेयक का स्वागत करेंगे और देश के भावी विकास में मदद करेंगे। इस बिल के माध्यम से सरकार किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का भरसक प्रयास कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत जैसा देश जो लगातार विकास की सीढ़ी पर अग्रसर है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है, मगर इन सब में कुछ पीछे छूट रहा है, तो वह है आज का किसान। जिस देश की नींव कृषि पर आधारित है, उस देश का किसान आज घुट कर जीने को मजबूर है। इन्हीं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए और हमारे बालधार को खुशहाली से भरने के लिए आज मैं सदन में यह बिल प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2022। इस बिल के तहत किसान एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर अपनी फसल बेचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र और किसी भी व्यापारी को अपनी फसल बेच सकता है। यानी कि किसान अपनी मर्जी से किसी भी जगह किसी भी व्यापारी को अपनी फसल बेचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। किसान को ई ट्रेडिंग मंच दिया जाएगा, जिससे वो अपनी फसल ऑनलाइन माध्यम से बेच सकेगा। किसान को दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से विक्रय करने पर केंद्र को राज्य को टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले जब राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनाज लेना होता था, तो केंद्र सरकार द्वारा कर्ज लिया जाता था, मगर अब यह टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। माल ढुलाई और उपकरण को भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में किसान अपनी फसल बेच सकता है। यानी कि गुजरात का किसान राजस्थान में और राजस्थान का किसान गुजरात में अपनी फसल बेचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी जगह अपनी फसल बेच सकता है। किसान व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। किसान को अपना पूरा दाम मिल पाएगा और बिचौलियों की समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मोशन मूड। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का विरोध करती हूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां किसानों से करार होने के बाद करारों का उल्लंघन करने लग गई, तो हमारे देश के गरीब किसान इन बड़ी बड़ी कंपनियों से कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेगा। इससे हमारे देश के किसान पुरानी स्थिति में पहुँच जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसान अपनी फसल सीधा व्यापारियों तक बेचेगा तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएंगे।
किसान व्यापारी सीधे एक दूसरे से मिलेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त हो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान नारे वाले इस देश में किसानों की मुश्किलों को हल करने का यह सही तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ क्योंकि वर्तमान में पुराने कृषि कानूनों के तहत किसानों को अपना अनाज बिचौलियों के माध्यम से बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसमें बेचौलिए मुनाफाखोरी करते हैं। महोदया, इस बिल के जरिए बेचौलियों की मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि इस बिल की सहायता से भारत देश के किसान अपनी फसल स्वतंत्र रूप से बेच पाएंगे और उन्नति की ओर कदम बढ़ाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। जो इस बिल को पारित करने के पक्ष में है, हाँ कहेंगे। जो इस बिल के पारित करने के पक्ष में नहीं है, ना कहेंगे। मेरा विचार है हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव पारित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस तरह के मतदान से असहमत हूँ। मेरा सुझाव है कि एक गुप्त तरीके का मतदान किया जाए, जिससे हर किसी का मत ठीक तरीके से देखा जाएगा। धन्यवाद। अब हम सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। इस प्रकार ये 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का समापन हुआ। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि अशोक भाई चौधरी DO पाटन को 25મી રાષ્ટ્રીય યુવા સંસદ પ્રતિયોગિતામાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આ સંસ્થાના પ્રિન્સિપાલ, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ, શિક્ષક મિત્રો, આપ સૌ પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો અને શાળાના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો મિત્રો, અહીં યુવા સંસદ પ્રતિયોગિતામાં આપ સૌ મિત્રો એ ખૂબ જ સુંદર તૈયારી કરી અને પાર્લામેન્ટ કેવી હોય, પાર્લામેન્ટ કેવી રીતે ચાલે છે એનું એક સરસ અહીં વાતાવરણ ઊભું કર્યું અને આપ સૌ મિત્રો આમાંથી શીખી અને ભવિષ્યના આપ રાજનેતા બનો, આમાંથી કોઈ પ્રેરણા મેળવી અને અહીં બેઠેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ આપણામાંથી શીખશે। ભવિષ્યની અંદર માનો કે આ 25મી છે, 26મી પાર્લામેન્ટ થશે ત્યારે આમાંથી પણ બીજા મિત્રો આની અંદર જોડાશે અને આ પાર્લામેન્ટની અંદર આપ સૌ મિત્રોએ જુદા જુદા વિષયો પર ગહન ચર્ચા કરી કે વિરોધ પક્ષની ભૂમિકા શું હોય, શાસક પક્ષની ભૂમિકા શું હોય, અધ્યક્ષશ્રીની ભૂમિકા શું હોય, એના કર્મચારીઓ જે સચિવ અને અન્ય એના કર્મચારીઓ છે એની શું ભૂમિકા હોય, એ અહીં મીડિયાના મિત્રો તો એમની શું ભૂમિકા હોય, એ તમામ જે આખી જે પાર્લામેન્ટ ચાલે છે, આપણી વિધાનસભાઓ ચાલે છે, એનું તાદ્રશ્ય ઉદાહરણ અને વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું। તે બદલ આપ સૌ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આ શાળાના પ્રિન્સિપાલ, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ અને અન્ય શિક્ષક મિત્રોએ પણ આપ સૌને પ્રેરણા આપી તૈયાર કર્યા અને આપણને એક સારો અનુભવ પ્રાપ્ત થયો, એ બદલ પણ એ સૌ મિત્રોને પણ અભિનંદન આપું છું અને ભવિષ્યમાં પણ આપ આવી અહીંથી ખૂબ સારું આ એક એવું માધ્યમ છે કે જેનાથી તમને એક સારો અનુભવ થાય છે। અહીંથી બહાર બેઠેલા માણસો જે હોય એ આ અનુભવ મેળવી શકતા નથી। માનો કે તમે પોતે ભાગીદાર છો, અહીં જોવાવાળા પણ છે, બંનેને એક સારા અનુભવો થયા છે। એ બદલ સૌ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને અહીં અમને બોલાવ્યા, આપ સૌ મિત્રોને મળવાની તક મળી તે બદલ પણ શાળા પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની મારી વાણીને વિરામ આપું છું। અસ્તુ। જય હિન્દ, જય ગુજરાત। खुशियों भरे सभा में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। श्रीमान, आपकी गरिमामय उपस्थिति से ये कार्यक्रम खास हुआ है।
परम आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्रीमान अशोक जी चौधरी, आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों, 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के प्रतिभागी विद्यार्थी एवं अन्य विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। श्रीमान, आपने विशिष्ट अतिथि महोदय के रूप में हमारा आतिथ्य स्वीकार करके अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमें अनुग्रहित किया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और श्रीमान, आपके सतत प्रयास, आपके दिशा निर्देश और आपके मार्गदर्शन से जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का जो टारगेट है, रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट हुआ है सर। तो मैं आपको और आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी हमारे शिक्षक महानुभावों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर। और ऐसी अपेक्षा करती हूँ सर कि जब भी हमें आगे इस तरह की आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर हमारी सहायता करेंगे। अभी भी आप ही के सहयोग से जो हमारा टारगेट है वो पूरा हुआ है। तो मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्राचार्य महोदय जी का, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोग्राम के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और अपनी भूमिका इसमें अदा करी। जो भी हमें आवश्यकता थी, जो भी इस प्रोग्राम के लिए सहायता थी, आपने सर उपलब्ध करवाई। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार श्री अहमद रजा सर, जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए तैयार किया है और जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है, और उन्हीं के सहयोगी सर NM परमार सर का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सर कि आप दोनों ने मिलकर इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार करवाया। ये हमारे मेहनत का ही फल होता है कि हम जब अपने दिल से बच्चों के साथ लगकर ये मेहनत करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तभी बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो मैं एक बार फिर आपका दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सर। मैं हमारे साथी महानुभावों एवं जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सर के निर्देशन में आपने इतनी तैयारी करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो सभी का धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी। और मेरे सभी शिक्षक साथी जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको धन्यवाद देना नहीं भूल सकती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शांतिपूर्ण सुना और इनसे सीखा कि हमें भविष्य में अगर इस तरह के प्रोग्राम करने हैं या इस संसद प्रतियोगिता का जो मेथड है कि किस तरह से हमारा कोई बिल पास होता है, इसके बारे में आपने सीखा और शांतिपूर्ण बैठ के आपने सुना। अंत में मैं एक बार सभी का फिर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।